फैसल शफ़क़त भट्टी की असल कहानी है क्या फैसल शफ़क़त भट्टी कोई डॉन था, बदमाश था, कातिल था, डकैत था कौन वो? पूरे मीडिया पे जहाँ भी आप चले जाएं वन साइडेड स्टोरी हुई है कि फैसल शफ़क़त भट्टी इतना बड़ा डॉन था। बाप का बदला लिया 7 कत्ल करके। दूसरी स्टोरी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये इन्फॉर्मेशन किसी बंदे ने नहीं आज तक निकाली। बाबर नवाज का एक भतीजा है जिसका नाम है जुल्फ़कार, जो इस वक्त भी मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मफरूर है। मुबैना तौर पे जुल्फ़कार को भी 95,000 रुपया दिया गया इस प्लाट का। 6 कत्ल हुए। जो स्कूल टीचर के बेटे हैं उसको फायर भी लगा है। बाबर नवाज की फैमिली में से फायरिंग हुई है। फिर मामला गया फैसल शफ़क़त भट्टी के पास। बाबर नवाज का पहला बेटा जो है 12 साल जिसकी गलबन उम्र थी, उसे कत्ल कर दिया गया। इस तमाम वाक़े की रिएक्शन में बाबर नवाज ने वो नज़्म लिखी। प्यो ते सारी जिंदगी किसी शरीक दे नाल ना सुई फसाई है। जो बाबर नवाज के भतीजे थे मुबैना तौर पे जिनका इल्ज़ाम भी फैसल भट्टी पे लगा था। अब उस मेन स्टोरी पे मैं आपको बताता हूँ कि सरगोदा की इस टाइम पे जो आवाम है फैसल शफ़क़त भट्टी के इस मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद डर बैठ गया सरगोदा में। डर तो जब तीफी भट्ट मर गया तो सब कर बैठ गया था। अगर तीफी भट्ट मारा जा सकता है ना तो कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, हाइलाइट्स आपने देखी। आज से 1 हफ्ते पहले मैंने एक पॉडकास्ट किया फैसल शफ़क़त भट्टी पे, जिसपे मैंने आपको बताया कि फैसल शफ़क़त भट्टी किस तरह का डॉन था, कौन कौन से उस पर मुकदमात थे और किस तरह से उसका मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। लेकिन ऑडियंस की तरफ से काफ़ी कॉमेंट्स आ रहे थे कि आप वन साइडेड कहानी बता रहे हैं, आप फैसल शफ़क़त भट्टी वाली साइड की भी कहानी बताएं। आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद हैं सरगोदा शहर के मुकामी सहाफ़ी, जिनसे हमने जाना कि फैसल शफ़क़त भट्टी कौन था, फैसल शफ़क़त भट्टी पे जो इल्ज़ामात थे उसकी हकीकत क्या है। ये तमाम हक़ाइक़ जानने के लिए इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें और सोच डिजिटल को अभी सब्सक्राइब करें। इम्तियाज़ भाई, रिसेंटली मैंने सरगोदा के डॉन फैसल शफ़क़त भट्टी की कहानी अपनी ऑडियंस के सामने रखी। हाल ही में उनका मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। अब उनके बारे में CCD के जो SSP आफ्ताब पुलरवान है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि किस तरह से वो डॉन थे। एक कत्ल के बदले उन्होंने एक बार 7 कत्ल किए और एक नज़म के बदले उन्होंने 6 कत्ल किए। अब जब ये पॉडकास्ट लगा तो ऑडियंस की तरफ से ये कहा गया कि आप वन साइडेड बात कर रहे हैं, आप फैसल शफ़क़त भट्टी की साइड की स्टोरी नहीं बता रहे। तो अब लाहौर में मेरे पास तो कोई बंदा नहीं था कि जो मुझे सरगोदा के फैसल शफ़क़त भट्टी की असल कहानी बताता। मैं चाहता हूँ, आपका ताल्लुक़ सरगोदा से है, आप सरगोदा में सहाफ़ी के तौर पर काफ़ी अर्सा काम करते रहे। फैसल शफ़क़त भट्टी की असल कहानी है क्या फैसल शफ़क़त भट्टी कोई डॉन था, बदमाश था, कातिल था, डकैत था कौन वो? जी बट साहब, सीन ये हुआ है कि पूरे मीडिया पे जहाँ भी आप चले जाएं वन साइडेड स्टोरी हुई है कि फैसल शफ़क़त भट्टी इतना बड़ा डॉन था, वो जराइम की दुनिया में तब से था, उसने इतने कत्ल किए हैं, ये किया है, वो किया है। कभी भी किसी ने, एक सहाफ़त का बुनियादी असूल होता है कि जब भी आप बात करते हैं आप दोनों तरफ का मौक़िफ़ लेते हैं और उसके बाद उसको आगे जो है बात को बढ़ाते हैं। लेकिन चूँकि व्यूज़ का चक्कर, मोनेटाइजेशन का चक्कर, डॉलर्स का चक्कर, इसने लोगों को पागल कर दिया है और लोग एक तरफ़ा कोई भी आप वीडियो उठा के देख लें। फैसल शफ़क़त भट्टी से आने से पहले मैं अभी यहाँ पे इसकी एक मिसाल एग्जांपल दे के फिर उसके बाद आगे चलूँगा। जब सैलाब आया रिसेंटली पंजाब में, आपने एक वीडियो वायरल होती देखी होगी एक SHO की। वो SHO खड़े हैं, सैलाब कश्ती से उतरे हैं और उतर के वो पंजाबी में कह रहे हैं कि चबल आदमी, तैनू नहीं पता मैं SHO वहाँ बाहर निकल। अब इस पे इतना वाह वैला हुआ है, इतना लोगों ने मतलब उस बंदे को जलील किया है। ट्विटर पे आप देख लें, ट्रेंड चले हैं कि ये पंजाब पुलिस का जी असल शक्ल है, असल रवैया है, ये लोग हैं, लोग सैलाब में मर रहे हैं लेकिन मतलब इनकी जो बदमाशी है वो ख़त्म नहीं हो रही। अब वो जो बंदा है उसको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, उसका नाम है शेख सफदर। वो SHO थे थाना तरखाना वाला के। उनसे मेरी बात हुई थी और मुसलसल मैं राब्ते में था। वो बंदा 24 घंटे मुसलसल जागा हुआ था उस दिन, और जिन लोगों को उसने वहाँ से निकाल के ये वर्ड्स यूज़ किए थे, उन लोग वो डेरे पे थे। पीछे से सैलाब के बड़े रेले आने का खदशा था। इंतज़ामिया बार बार कह रही थी कि इन लोगों को निकालें। 2 दफ़ा वहाँ पे रेस्क्यू वाले गए हैं, उन लोगों ने कुत्ते अपने छोड़ दिए रेस्क्यू वालों पे, और वहाँ से उन्होंने कहा कि हमने नहीं निकलना। मजबूरन कश्ती लेके जो हैं SHO साहब, उनको जाना पड़ा और जाके ये धमकी लगानी पड़ी, उसके बाद लोग वहाँ से निकले। ये था स्टोरी का पूरा एंगल। अब वो जो SHO साहब हैं
वो कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है, लेकिन मैं एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर सरगोदा की पुलिस का कहीं आपने चेहरा दिखाना है ना, तो वो शेख सफदर साहब को दिखा सकते हैं। पढ़े लिखे, नफीस और इंतहाई ईमानदार ऑफिसर। तो ये आ गया कि एक ड्रॉबैक कि हम एक ही तरफा लेके चलते हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक फैसल शफकत भट्टी कौन था? फैसल शफकत भट्टी। अब जिस तरह सीसीडी के जो एसपी हैं उन्होंने सारी इस मामले में बताया कि उनकी पहली दुश्मनी जो है कलियार फैमिली के साथ थी 97 से जो चल रही 97 थी। से शुरू। वो कैसे शुरू हुई? फैसल शफकत भट्टी के जो वालिद साहब थे, शफकत भट्टी साहब, वो भी डॉन थे कोई? नहीं डॉन नहीं थे, वो इलाके के ज़मींदार थे। ठीक है, चौधरी थे। चौधरी थे जिस तरह कहते हैं। और हर मतलब एक आप समझ सकते हैं और ऑडियंस भी इसको बेहतर समझ सकती है कि जो एक पंजाब का कल्चर है एक बड़े ज़मींदार का, उनकी साथ ही तकरीबन कुछ 2-4-5 किलोमीटर गांव था, वहाँ के थे कलियार बरादरी। गुलाम मोहम्मद कलियार था और पंजाबी में उन्हें कहते थे गामा कलियार। वहाँ ये सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि फैसल शफकत भट्टी जो हैं उनके कुछ नौकर गए, साथ साथ इनकी ज़मीनें थीं, उन्हें गालियाँ निकाली गई। उन्हें किस वजह से? मतलब चौधराहट की वजह से कि आप बड़े चौधरी हैं कि मैं बड़ा चौधरी हूँ। और जो जिस तरह होता है मे बी इन्होंने कोई, ये क्योंकि बहुत पुरानी बात है, लेकिन जितना मेरा नॉलेज है, जितना मैंने ज़राए से जाके इंफॉर्मेशन लिया, मैं उसकी बेस पे बात कर रहा हूँ। अब उनको जब गालियाँ निकाली गई तो शफकत भट्टी साहब जो थे, उन्हें चूँकि वो भी एक मतलब ज़मींदार थे, चौधरी डेरेदार थे। हाँ डेरेदार थे। उन्होंने कहा कि इस तरह क्यों हुआ, मतलब उन्होंने कहा कि मैंने इसका बदला लेना है, या मैंने उनको जो है उन्होंने गालियाँ निकाली हैं तो किस लिए निकाली। सुभागा अड्डा है, शाह निकदर थाना उसको पड़ता है, ये बिल्कुल तहसील सिला वाली मियाँ, लेकिन ये जंग की सरहद पे है। ये मंगू वाला भट्टियाँ जो है जहाँ से फैसल शफकत का ताल्लुक था, ये बिल्कुल जंग की सरहद पे है, सरगोदा और जंग की। उनको चूँकि उन्होंने बदले के किया ये, और ये कलियार फैमिली जो थी सुभागा अड्डा पे उनको मिल गई, शफकत भट्टी साहब को जो फैसल शफकत के वालिद थे। वहाँ पे इनकी लड़ाई हुई, चूँकि ये अकेले थे और 1-2 बंदे इनके साथ थे, वो बंदे ज़्यादा थे, वहाँ फायरिंग हुई और ये कत्ल कर दिया गया। अच्छा। जब ये कत्ल कर दिए गए तो उसके बाद से फैसल शफकत भट्टी इस तमाम जितना भी ये निज़ाम है इसमें दाखिल हुए और उन्होंने अपने वालिद का बदला लिया। अब उन्होंने अपने वालिद का बदला लिया, उस बदले में एक बंदा जो है मुबैना तौर पे, अब मतलब लगता तो उन पे है कि कत्ल अगर मुखालिफिन क्यों है तो उन्होंने करवाए हैं, लेकिन ये है कि उनके वालिद को कत्ल किया गया था, लेकिन बज़ाहिर उन पे केस साबित भी नहीं हुआ और वो बरी होके भी आ गए थे। अगर फॉर एग्जांपल वो कत्ल में साबित होते फैसल शफकत भट्टी के उन्होंने कत्ल खुद किए हैं तो उनको तो कैपिटल पनिशमेंट होती, लेकिन नहीं हुई। उसमें एक बंदा जो है वो सरगोदा अदालत में मारा गया था। 2 बंदे, मतलब जो 3 बंदे बेसिकली, जो जितना मेरा नॉलेज है 7 वाला अब मुझे नहीं कंफर्म, 3 वाला मेरा नॉलेज है कि 3 बंदे कलियारों के उस एक कत्ल के बदले जो है वो मारे गए थे। लेकिन जितनी भी हमने हिस्ट्री देखी है सोशल मीडिया पे हो या एसएसपी आफ्ताब भुल्लरवान साहब जो बता रही हैं पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, वो ये बताया जाता है कि एक के बदले 7 कत्ल, मतलब अपने बाप का बदला लिया 7 कत्ल करके, और जिनके कत्ल किए वो कलियार फैमिली इनके पास आ गए और माफ़ी मांग के सुलह की। देखें पहले कत्ल कौन हुआ था? शफकत भट्टी, इनके वालिद कत्ल हुए थे, बदले में इन्होंने 3 कत्ल किए। 7 या 3 मेरे नॉलेज के मुताबिक 3 है। आप प्लीज़ मेरे से बेहतर नॉलेज, क्योंकि उनके पास फर्स्ट हैंड सारी इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब जो सरगोदा के शहरी हैं उनके मुताबिक 3 है। मेरे मुताबिक 3, मतलब जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 3 कत्ल किए। और दोबारा अगर रिपीट करते हैं कैसे कैसे किसका कत्ल किया? एक का जो है सरगोदा अदालत में कत्ल हुआ था और बाकी जो हैं वो 2 लोग जो हैं, एक को डेरे पे और एक को अड्डे पे। और ये भाई थे आपस में? कौन थे ये रिश्ते? मतलब कलियार फैमिली के ही पर्सनस थे। अब कत्ल के बाद ये जेल में भी रहे हैं और उसके बाद ये जाके सुलह हुई है। अब सुलह जिन टर्म्स पे भी हुई है ये दोनों फैमिलीज़ बेहतर जानती हैं, ये बात भी बाहर नहीं निकली थी कि किस टर्म्स पे सुलह हुई है। लेकिन चूँकि भट्टी जितनी बरादरी वहाँ पे बैठी है, जंग से लेके वो जंग का एरिया और तहसील सलाम वाली तक, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये डेरेदार भी हैं, बड़े ज़मींदार भी हैं, सियासी भी हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और कलियार फैमिली भी कोई गरीब फैमिली नहीं थी, वो बहुत बड़े ज़मींदार थे। लेकिन ये है कि किसी न किसी टर्म्स पे इनकी सुलह हो गई और ऐसे फैसल शफकत भट्टी जो हैं वो जब जराइम की दुनिया में आप कह सकते हैं, ठीक है, वो दाखिल हुए। और पहली बार जेल कब गए थे? ये इसी कत्ल के बाद। और सुलह के बाद जो है वो सुलह के बाद जो है उन पे देखें मुबैना तौर पे, अब जिस तरह एसएसपी साहब कह रहे थे कि इतने उन पे डकैती के मुकदमात थे, इतने उन पे चोरी के मुकदमात थे, ये सारा सीन था, वो डॉन थे। एक चीज़ जो यहाँ पे लैक करती है हमारी जितना भी क्रिमिनल लॉ है, ये चीज़ें हैं वो ये करती हैं कि अगर एक बंदा है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, उसे जेल में होना चाहिए इतना अर्सा। फॉर एग्जांपल आप और मैं कुछ भी इस तरह का कोई गैर कानूनी काम करें तो हमें तो अदालतों से सज़ा भी हो जानी है।
हमने तो जेल भी बर्दाश्त करनी। और हमारे बंदे हैं ना, फैसल शफकत भट्टी के बारे में बताई ये जा रहा है कि ये जो सामने मुद्दई होते थे उन्हें प्रेशराइज करता था, उन्हें डराता था, धमकाता था, और अक्सर कार्रवाइयों से पहले ये बैरून मुल्क चल जाता था, बैरून मुल्क बैठ के शूटर्स के ज़रिए लोग मरवाता था। देखें, एक चीज़ हो गई कि आप बैरून मुल्क चले गए हैं, बंदे आपने मरवा दिए और पुलिस को भी पता चल गया, या जितने इदारे हैं हमारे हुकूमती उनको भी पता चल गया। जब आप वापस आते हैं तो फिर इदारों को तो कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरह इस दफ़ा कार्रवाई हुई है बकौल इदारों के कि वो इस तमाम में मुलविस थे, उन पे इदारों पुलिस वाले पकड़ के ला रहे थे, मुबैन तौर पे उन पे फायरिंग हुई और उसके बदले में उनके साथियों की फायरिंग से फैसल शफकत भट्टी जो है वो वफ़ात पा गए। तो चीज़ ये है कि अगर पहले हो सकता, पहले क्यों नहीं हुआ? पॉलिसी अलग थी, तब सीसीडी नहीं थी। और एक चीज़ जो बताई जाती है कि वहाँ उस इलाके के जो बासर लोग हैं, जो सियासतदान हैं, वो भी फैसल शफकत भट्टी को सपोर्ट करते थे। यानी फिर आप कहें कि पूरे का पूरा सिस्टम करप्ट था, ऐसी है, पूरे का पूरा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व था। इन्वॉल्व था पहले। ठीक है, ये तो आप कह सकते हैं ना कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो ख़राब था और सिस्टम ने ही लोग बनाए हैं। अब फैसल शफकत भट्टी की सुलह हो गई कलियारों के साथ, वो जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर आने के बाद अब तो वो डॉन बन गया। जो हुलिया था, जैसे कि आफ्ताब हुल्लरवान साहब कहते हैं कि गले के अंदर पहने हुए हैं, हाथों में उसने सोने के जो कड़े हैं वो पहने हुए हैं, और मूँछों को ताव देता है, बंदूकें रखी हुई हैं। तो प्रॉपर डॉन तो फिर बन गया था फैसल शफकत भट्टी, कब्जे भी करता था। देखें, एक सादी सी चीज़ है, इसी में अगला जो पॉइंट है वो नेगेट हो जाता है कि 5 लाख के प्लाट के बदले अगर उसने इतना सोना पहना हुआ और वो इतना वेल्दी बंदा था, उसके पास इतना पैसा था, तो वो आप ये कॉमन सेंस की बात है, वो 4 लाख के पीछे 4 बंदे मार देगा। एक ये सवाल तो उठते हैं ना, ये मैं सीसीडी पे नहीं उठा रहा, लेकिन ये मैं सवाल तो उठा रहा हूँ ना कि ये चीज़ें जो आप एक बयानिया बनाते हैं, कोई भी बयानिया बनाते हैं, तो उसको कम से कम उस लेवल का तो होना चाहिए। कब्जा माफिया था, कब्जे किए थे। मेरी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कब्ज़े का कोई, इनकी अपनी ज़ाती ज़मीनें थीं, जितनी भी ख़ानदानी ज़मीनें थीं, कब्ज़ा माफिया वाला कोई इस तरह का डेरेदार ज़रूर थे। ठीक है, डेरेदार इस तरह के थे, उसके अलावा मतलब दुश्मनियाँ भी थीं। अब एक डेरेदार बंदा है, उसकी दुश्मनियाँ भी होंगी, तो डेफिनेटली डॉन तो कहलाएगा। कलियारों से सुलह होने के बाद फिर पीछे किस किस से दुश्मनी रह जाती है? इनके मामलात चलते रहे हैं, लेकिन फैसल जो दूसरी पार्टी है, भट्टी पार्टी, उन पे हम मज़ीद किसी वक्त टाइम हुआ तो बात करेंगे। राज आफत पनाह भट्टी, उनकी दुश्मनियाँ थीं उनका एक, लेकिन फैसल शफकत भट्टी का इस तमाम वाक़या के बाद कोई मेजर इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं था कि जिसमें इसकी कोई दुश्मनियाँ थीं, इसने बंदे मरवाए थे, या आगे से भी समटाइम हो जाता है कि आप किसी निचले तबके के साथ कोई बंदे भेज के कोई लड़ाई हो गई हो, लेकिन ये है कि बराबर का जिस तरह कलियार फैमिली थी, इस तरह का उसके बाद कोई सीन नहीं, मतलब मेरे रिकॉर्ड में नहीं है कि इस तरह का उसके बाद कोई सीन हुआ। अब बाबा नवाज़ जो हैं वो सामने आते हैं, जो एक नज़म भी लिखते हैं, कहते हैं कि उनके घर पर, उनके किसी प्लाट पर ये कब्ज़ा करना चाह रहे थे, उनको धमकाते थे। उन्होंने नज़म लिख दी और उसके बाद फिर कत्ल गारत का एक सिलसिला स्टार्ट हो गया। अब बाबा नवाज़ कौन थे, क्या कुछ हुआ था वहाँ? बाबा नवाज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। बाबा नवाज़ फैसल शफकत भट्टी के वालिद के गनमैन भी रहे हैं। अच्छा। बाबा नवाज़ मखदूम जो फैसल साले आते हैं झंग वाले, जो पीपल्स पार्टी में हैं, उनके गनमैन भी रहे हैं। जितने भी बड़े लोग इलाके के, जितने भी बड़े दुश्मनदार, जितने भी बड़े ज़मींदार, डेरादार, उनके साथ बतौर गनमैन बाबा नवाज़ रहे हैं। अब ये सीन इस तरह हुआ है कि बाबा नवाज़ के घर के सामने, जिस तरह उन्होंने खुद भी बताया है, उसके अलावा फैसल शफकत भट्टी ने भी ये बात की थी कि ये प्लाट था जिसका मेन मसला था, और SSP साहब ने भी इस पे पूरा खुल के पूरा बयान दिया है कि ये प्लाट था, इस प्लाट की वजह से झगड़ा हुआ है और उस झगड़े की वजह से ये इतने कत्ल हुए हैं। अब वो सीन ये है कि जो दो तरफा दूसरी स्टोरी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो स्टोरी ये है कि फैसल शफकत भट्टी के बकौल और वहाँ के कुछ इलाके के लोगों के भी बकौल कि प्लाट इनके घर के बिल्कुल सामने था। चक मंगला, जहाँ का बाबा नवाज़ रहायशी था, वहाँ उसके घर के सामने प्लाट था। आप अगर पंजाब के मज़ाफ़ात में चले जाएं, जो शहर हैं उनके मज़ाफ़ात में, तो आपको जो आबादियाँ नज़र आएंगी, उनमें से अक्सर आबादियों में सरकारी ज़मीनें होती हैं। ठीक है, वो प्लाट जो होते हैं वो सरकार की मलकियत होते हैं, लेकिन जो बैठ जाता है शामलाट, उसे मतलब आम अल्फाज में कहते हैं शामलाट प्लाट होते हैं, जो जहाँ पे बैठ जाता है वो उसी की मलकियत हो जाती है, सरकार उसको फिर उठाती नहीं। अब सीन ये हुआ कि बाबा नवाज़ के घर के सामने ये प्लाट था। उस प्लाट पे वहाँ के मुबैन तौर पे एक मुहाजिर फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले, राना बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ स्कूल टीचर थे जो स्कूल बनाना चाहते थे, जहाँ से झगड़े का आगाज़ हुआ है। तो वो प्लाट उनको बेच दिया गया बाबा नवाज़ की जानिब से, या उन्होंने मुबैना तौर पे उस पर स्कूल बनाना स्टार्ट कर दिया। तो बाबा नवाज़
और इसकी फैमिली ने कहा कि चूंकि ये हमारे घर के सामने है, ये प्लाट हमारी मलकियत है, अच्छा, ठीक है, आप इस प्लाट पे स्कूल नहीं बना सकते, या तो आप हमें पैसे दें, हमसे ख़रीदें, चूँकि हमारी मलकियत है। जिस तरह लोग अक्सर देहातों में क्लेम करते हैं कि ये मेरे घर के सामने सरकारी जगह है, ये तो हमारी थी। सेम बिल्कुल एक नॉर्मल आप कह सकते हैं कि गांव का बंदा इन अल्फाज को और इन चीज़ों को, इस सिचुएशन को बड़ी आसानी से समझ सकता है। अब जो शहर का रहने वाला बंदा है उसको शायद ये बातें समझना है। उन्होंने कहा कि चूँकि हमारे घर के सामने थी, सरकारी जगह थी, हमारे यहाँ पे जानवर होते थे, हमारे यहाँ पे सारा निज़ाम, ये हमारा प्लाट है, आप ऐसे करें, ये प्लाट जो है हमसे ख़रीदें। कितने पैसों की बस? ठीक है, जो मुबैना तौर पे मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है वो आई है कि 70,000 रुपया बाबा नवाज़ को इस प्लाट का दिया गया। अच्छा, मिल गया था? वो जो बंदा है जो स्कूल बनाना चाहता था, वो अब इस तरह होता है कि वो गया फैसल शफकत भट्टी के पास, चूँकि वो इलाके के डेरादार आदमी थे, ठीक है, उनके पास गया कि ये हमारा मामला है। जब फैसल शफकत भट्टी के पास मामला पहुंचा तो उसने बाबा नवाज़ को भी बुलाया, चूँकि बाबा नवाज़ जो है वो फैसल शफकत भट्टी के वालिद के पास बतौर गनमैन रहा है। वो वहाँ पे गए हैं और मामलात वहाँ पे तय हो गए हैं कि ये स्कूल यहाँ पे आप बनने दें। वो 70,000 रुपये मेरे ख्याल में, हाँ, वो बाद में दिया गया था। अच्छा, ये मतलब ये फैसल शफकत भट्टी ने बीच में आकर 70,000 में डील करवा दी। ये डील होने के बाद जहाँ से मामला आगे बढ़ा, ये इन्फॉर्मेशन किसी बंदे ने नहीं आज तक निकाली। बाबा नवाज़ का एक भतीजा है जिसका नाम है जुल्फ़कार, जो इस वक्त भी मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मफरूर है। क्यों? जिसके पीछे पुलिस है। किस केस में? ठीक है, उस पर बहुत से केसेस हैं, मुबैना तौर पे बहुत से केसेस हैं और पुलिस उसके पीछे है। जुल्फ़कार, अब उसका मैं आपको नाम बता दूं, जुल्फ़कार उर्फ साईं बहादुर उर्फ शीशनाग। अच्छा, हाँ, ये उनके नाम है जुल्फ़कार साहब के। मुबैना तौर पे जुल्फ़कार साहब जो थे, इन्होंने आके कहा कि ये तो डील होगी आपकी मेरे चाचा के साथ, मैं कहाँ पे हूँ, मेरा भी तो हिस्सा बनता है। वो हिस्सा बनने के बाद मामलात फिर ख़राब हो गए। जब मामलात फिर ख़राब हुए तो मुबैना तौर पे जुल्फ़कार को भी 95,000 रुपया दिया गया इस प्लाट का। अच्छा, स्कूल के लिए कि ठीक है, मैं आपको भी पैसे दे देता हूँ। झगड़ा कहाँ से स्टार्ट होता है? झगड़ा में आपको कि उस प्लॉट ये के पीछे जो है 95,000, हाँ, ये 95,000 6 कत्ल हुए हैं। 6 कत्ल हुए से एक प्लॉट के पीछे 95,000 देने के बाद भी मामलात फिर जो हैं वो सेटल डाउन नहीं हुए, मामलात ख़राब होते गए। और जो स्कूल टीचर के बेटे हैं उसको फायर भी लगा है, उस पर फायरिंग भी हुई है। किसकी तरफ से? स्कूल टीचर, ये वो मतलब वो जो स्कूल टीचर थे जो स्कूल बनाना चाहते थे, उनके बकौल के बाबा नवाज़ की फैमिली में से फायरिंग हुई है मुबैना तौर पे। ये मामला जब फायरिंग हुई है तो फिर मामला गया फैसल शफकत भट्टी के पास और उन्हें बताया गया कि सर आप तो इलाके के डेरादार सियासी आदमी हैं, आपने ये मामला रफा दफा करवाया था, अब मुझे ये बताएं कि ये तमाम सिचुएशन हो गई, आपने क्या किरदार अदा किया इसमें। तब जाके मामलात फैसल शफकत भट्टी की तरफ से आगे बढ़े हैं और उन्होंने मतलब उस प्लाट पे कंस्ट्रक्शन करवाना स्टार्ट कर दी और ख़ुद कहा कि अब मैं करता हूँ, मैं देखता हूँ कौन, जिस तरह एक होता है निज़ाम डेरेदार आदमी का, उन्होंने कहा कि मैं करवाता हूँ, मैं देखता हूँ। इस तमाम वाक़े की रिएक्शन में बाबा नवाज़ ने वो नज़म लिखी। अब वो नज़म तो बताएगी ये सोशल मीडिया पे कि नज़म लिखी है, किसी ने सुनी? आपने वो सुनी है नज़म? मैंने सुनी है। अब मुझे बताएं कि वो नज़म किस तरह की थी। मैं आपसे ज़ाहिर है उनके वालिद के बारे में बात हो रही है, कब्ज़े के बारे में बात हो रही है, और किस तरह के अल्फाज हैं। ज़ाहिर है उनके अपने जज्बात हैं, वो नहीं, गैरतमंद, देखें आप किसी के मरहूम वालिद को गालियाँ निकालते हैं और वो भी इस तरह की गालियाँ, तो क्या मतलब, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, कत्ल को डिफेंड नहीं कर रहा, सवाल ही पैदा नहीं होता, ना लड़ाई को डिफेंड करूँ। मैं सिर्फ लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि देखें गाली कितना बड़ा जुर्म, कि एक गाली की वजह से, प्लाट का मसला नहीं है, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, प्लाट मसला, मेन मुद्दा प्लाट ज़रूर था, लेकिन जहाँ से ये नज़म जो लिखी और एक स्टोरी का आगाज़ हुआ है कि घर उजड़ गए हैं दोनों जानब से, बच्चे मारे गए हैं, बुज़ुर्ग मारे गए हैं, एक नज़म की वजह से। और वो नज़म क्या थी? गालियों से भरपूर, जो फैसल शफकत भट्टी को भी दी गई, उसके वालिद को भी दी गई। अब एक सियासी आदमी है, एक डेरेदार आदमी, एक डॉन, जिसे आप कह रहे थे कि वो डॉन, चलो डॉन भी हम कह लेते हैं, ठीक है, उसके बाप को आप सरेआम एक नज़म बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं और गालियाँ निकाल देते हैं। अना का मसला बन गया, अना का मसला बन गया, रेंदी नहीं, ये बिल्कुल यही सिचुएशन, ये एग्जैक्ट पॉइंट। अना के मसले के बाद जिस तरह SSP साहब ने कहा कि मुबैना तौर पे फैसल भट्टी जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर चले गए, पाकिस्तान से बाहर जाने के बाद उनका बाबा नवाज़ का पहला बेटा जो है 12 साल, जिसकी गलबन उम्र थी, उसे कत्ल कर दिया गया।
अब चूंकि बाबा नवाज़ गनमैन ज़रूर था, उन लोगों के मतलब क्रिमिनल लोगों के साथ इसका उठना बैठना ज़रूर था, लेकिन ना इसके पास वो पैसा था, ना इसके पास वो ताकत थी, जो ख़ुद से एक ताकत होती है कि आप बंदा भेज के बंदा मरवा दें, ठीक है, आप ख़ुद चले जाएं और बंदा मार दें, ये नहीं था। ख़ुद ये थे, मतलब दिलेर थे, बहादुर थे, जो भी आप कह सकते हैं, लेकिन पैसे वाले नहीं थे, ठीक है, जायदाद वाले नहीं थे, ज़मीनों वाले नहीं और थे। इनके साथ ज्यादती होगी कि 12 साल का इनका जो बच्चा है वो मार दिया गया। वो मार दिया गया मुबैना तौर पे। अब ये तो क्लेम करते हैं कि फैसल भट्टी साहब ने मरवाया, बकौल उनके वो कहते हैं कि हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन दुश्मनी तो इन दोनों ख़ानदानों की चल रही थी। अब सीन ये हुआ कि वो बच्चा इनका कत्ल हुआ, उस कत्ल के बाद इनका भाई कत्ल हुआ, बाबा नवाज़ का भाई कत्ल होने के बाद फिर दोनों जानब से ज़बानी जुमले ख़ास तौर पे बाबा नवाज़ की जानब से नहीं रुके, ठीक है। मुसलसल आप अगर टिकटॉक पे देखें तो वीडियोस और फेसबुक पे वीडियो पोस्ट हुई है कि बदले भी लेंगे ये। अब इसमें एक तीसरा फरीक भी आ जाता है, जो दो लड़के कत्ल हुए हैं, जो बाबा नवाज़ के भतीजे थे मुबैना तौर पर, जिनका इल्ज़ाम भी फैसल भट्टी पर लगा था। अब उस मेन स्टोरी पे मैं आपको बताता हूँ कि अंदर की खबर क्या थी। वो किसने मरवाया? फैसल ने? वो फैसल ने बकौल इनके मुबैना तौर पे, ना अदालतों में साबित हुआ है। अब मैं तो जो बात अदालतों में साबित नहीं हुई, किसी भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, ना मैं ये लगा सकता हूँ कि बाबा नवाज़ ने फायरिंग करवाई है, ना मैं ये लगवा सकता हूँ कि लेकिन बाबा नवाज़ की दुश्मनी में वो कत्ल हुए। दुश्मनी उनका सीन ये हुआ कि मैं उस वक्त था सुनो न्यूज़ में, मैं बैठा था अपने ब्यूरो ऑफिस में, मेरे पास मेरे दो दोस्त बैठे थे, मतलब वो आए किसी काम के सिलसिले में। और ये 2024 की बात है? ये 24 की बात है, और ये उस दिन की बात है कि जिस दिन बाबा नवाज़ के दो भतीजे मारे गए थे, उससे एक दिन बाद की, यानी नेक्स्ट डे की बात है। मीडिया पे खबर चली थी राह नईम भट्टी के हवाले से, उनके बाप के हवाले से, कि उनके मतलब जो ख़ानदान है उनके ज़रिए ये कत्ल हुए हैं और उन्होंने कत्ल करवाए हैं। जिस सिलसिले में राह नईम भट्टी का कोई 15-16 साल का बेटा था, मून नईम भट्टी, जिसको पुलिस ने इस वाक़े में पकड़ लिया था, क्योंकि लाशें जो थी वो राह नईम के दारे से मिली थी, जो उनका दारा था वहाँ पे लाशें फेंकी गई थी। अब वो दो लोग जो मेरे पास बैठे थे, उनको एक बंदे को कॉल आती है राह नईम की कि हमारे ख़िलाफ़ मीडिया पे खबर चली है, जो एक्सप्रेस के गालबन तहसील साहिवाल ज़िला सरगोदा के नुमाइंदे थे, उन्होंने पहले खबर लगाई थी, स्टार्ट में सबसे पहले उन्होंने खबर फाइल की, खबर चल गई, खबर चली राह नईम के हवाले से, फैसल शफकत भट्टी के हवाले से नहीं, राह नईम के ख़ानदान के हवाले से खबर चली कि उनके डेरे से लाशें मिली, उन्होंने दो बंदे मार दिए। अब राह नईम चूँकि कहता है कि मेरा तो इन तमाम मामला से कोई लेना देना नहीं है, मेरा तो इन तमाम मामला से कोई तल्लक नहीं है, ना कोई दुश्मनी, ना कोई लेना ना देना, तो मेरा बेटा भी पकड़ा गया, तो मैं अपना काउंटर, हमारा मौका भी चलाएं, और जो हक बनता है किसी भी शख्स का खिलाफ को खबर लगी। वो जो दोस्त बैठे थे उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त न्यूज़ चैनल के दफ्तर में ही बैठूँ, आप आ जाएँ और आपका मौक़िफ़ जो है वो चला देते। वहाँ पे हमारे एक और दोस्त भी आए, अब मैं उनका नाम नहीं लेता, उनके पास बाबा नवाज़ गनमैन रहा है। अच्छा। हाँ। उन्होंने बाबा नवाज़ को वहाँ पे बैठे हैं और मामला, उन्होंने कहा कि एक दफ़ा ख़बर चलाने से पहले बाबा नवाज़ का मौक़िफ़ भी ले लेते कि आप ये बताइए कि ये जो दो बच्चे यंग 15-15, 16-16 साल के थे, ये जो मरे हैं, कत्ल हुए हैं, ये किसने करवाए हैं, इसमें किसका हाथ है, और इन्हें अगवा किया गया है कि नहीं किया गया। तो बाबा नवाज़ के बकौल उन्हें कॉल की गई, पहले उन्हें ताज़ियत की गई, ताज़ियत करने के बाद उन्हें कहा गया कि आप बताएं कि ये जो दो कत्ल हुए हैं, इन दो कत्लों में कौन इन्वॉल्व था या कौन मुलव्विस था। क्या कहते हैं? तो बाबा नवाज़ ने कहा कि राह नईम इन्वॉल्व नहीं है, मेरे बंदे राह नईम ने नहीं मरवाए। फिर पूछा गया कि ये अगवा हुए हैं, तो बाबा नवाज़ ने कहा कि अगवा नहीं हुए, ये चूँकि एक का बाप मारा गया है और इनका कज़न भी मारा गया, मेरा बेटा, ये उसका बदला लेने गए थे। नौजवान थे, बच्चे थे, जज्बात में आ गए, बदला लेने गए थे, हमला करने गए थे, और वहाँ पे पकड़े गए और मुबैना तौर पे कत्ल हो गए। और ये कत्ल जो है वो फैसल शफकत भट्टी के खाते में आ गया। हालांकि वो उस वक्त मुल्क से बाहर थे। अब उनके बंदों पे हमला हुआ है, उनके घर पे हमला हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी जो बाबा नवाज़ ने उस वक्त बात की थी। मैं कोट अनकोट ये मतलब डेरे पर जाकर वो लड़के जो हैं वो उनके डेरे पे जाके शायद डेरे से पहले पकड़े गए थे। लेकिन मुबैना तौर पे बाबा नवाज़ के बकौल, जो मैं इसका आई विटनेस हूँ, बाबा नवाज़ ने कहा था कि ये गए लड़ने थे, लेकिन ये पकड़े गए हैं, और पकड़ जाने के बाद फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ होगा, वो मारे गए थे। ठीक है, ये वाक़या। उसके बाद जो आखिरी कत्ल हुआ बाबा नवाज़ का हुआ। बाबा नवाज़ का कत्ल हो गया। कैसे कत्ल कैसे होता है? बाबा नवाज़ भी
बेचारे जो हैं वो मतलब अपने एरिया में ही थे, तो शूटर्स की जानिब से उन पर फायरिंग होती है। बड़े शरीफ वो इंसान थे। उन्होंने अपना तखल्लुस फ़कीर रखा हुआ था, नवाज हाँ। फ़कीर तखल्लुस फ़कीर रखा हुआ था। वैसे मतलब मैंने जो आपकी स्टार्ट में बताया, आप मैंने मतलब सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीरें भी चल रही हैं उनके बेटे की, जो एसएसपी साहब के साथ बैठे थे, और उनका भतीजा जुल्फ़कार, वो भी आप ज़रूर लगाइएगा ताकि ऑडियंस देख सके मामलात को कि दोनों जानिब से, कि दोनों जानिब हालात क्या थे। अगर फैसल शफ़क़त भट्टी डॉन था तो मामलात यहाँ भी कैसे थे। यहाँ भी वो बंदूकें और वो गैर कानूनी असला जो मैंने तो ज़िंदगी में नहीं देखा, उनके साथ तस्वीरें अपलोड हो रही हैं। ये भी देखें कि मामलात दोनों जनब कैसे थे। मैंने शुरू में बताया कि ये भी इसी तरह के दिलेर थे, लड़ाके थे, लेकिन चूँकि कमज़ोर थे, फैमिली का बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, ना ज़्यादा को पैसा था, ना ज़्यादा सियासी असर व रसूख था। लेकिन ये था कि जितने भी आपके इलाके के डॉन हैं, जितने भी आपके इलाके के बड़े जागीरदार हैं, डेरेदार हैं, उनके साथ ये बतौर गनमैन। अब बाबा नवाज का कत्ल हो जाता है, बाबा नवाज की जो फैमिली है वो इस केस को लेकर चलती है, अदालतों में जाती है, मामलात आगे बढ़ते हैं। फैसल शफ़क़त भट्टी साहब इसको डिनाई करते रहते हैं कि मेरा इन कत्लों से प्रेशराइज भी करते हैं केस वापस लेने के लिए। प्रेशराइज़ मुबैना तौर पे जितना मतलब मेरे पास कि प्रेशराइज़ किया गया, पैसों की डील की गई। पैसों की डील जो है, लेकिन ये है कि फैसल शफ़क़त भट्टी साहब इससे डिसोन करते हैं तमाम मामलात को कि मेरा इससे कोई लिंक नहीं है। सुलह के लिए जोर सुलह नहीं के डाला लिए गया, पैसे नहीं दिए गए। एक सियासतदान का नाम आता है कि सियासतदान ने प्रेशराइज किया कि आप इतने पैसे ले लें और मामला रफा दफा। आप देखें उनकी एक वीडियो भी फैसल शफ़क़त भट्टी साहब की एक तस्वीर, प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त हैं शहबाज शरीफ साहब, चूँकि उनका ताल्लुक फैसल शफ़क़त भट्टी का भी मुबैना तौर पे मतलब वो नून लीग के कैंडिडेट को ही सपोर्ट करते थे। ठीक है, वो चाहे वो राना मुनव्वर गौस, चूँकि राना मुनव्वर गौस एमपी हैं इस वक्त सिला माली सर, वो नून लीग से हैं और उसी हलके से हैं, तो मुबैना तौर पे ये भी कहा जाता है कि वो दोनों जानिब से मतलब डेरेदार जो हैं वो सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट हम करते यहाँ हैं। पर देखें लाहौर के अंदर तीफी भट्ट, वो भी नून लीग को सपोर्ट करते थे, माजी में तमाम मामला देखे हैं, वो पीटीआई को भी सपोर्ट करते रहे। तो ये जो डेरेदार हैं ये तो सपोर्ट करते हैं डेफिनेटली। ये तमाम जो प्रेशराइज़ किया गया और फिर बकौल सीसीडी के कि उन्होंने अरसा हयात तंग कर दिया था। कहते हैं 50 लाख भी दिए फेंके उनके ऊपर कि आप सुलह करें। देखिए वो जो बाबा नवाज़ की फैमिली ने सुलह नहीं की थी, उन्होंने एसएसपी साहब के साथ भी बैठ के कहा। जो दूसरा बाबा नवाज़ का भाई था जो कत्ल हुआ और जिसके 2 बेटे कत्ल हुए, उन्होंने सुलह की थी। अच्छा। अब वो किन टर्म्स पे हुई है ये या तो सुलह कराने वाले जानते हैं, या बाबा नवाज़ की जो भाभी हैं जिन्होंने ये मुबैना तौर पे सुलह की है वो जानती हैं कि किन टर्म्स पे हुई थी। क्या वो मतलब धमका के उनको सुलह की गई थी, डरा के सुलह की गई थी, या वो इस मामले को मतलब जान छुड़ाना चाहती थी कि दुश्मनी से जान छूटे, पहले इतना नुकसान हो गया, अब और नुकसान ना हो दोनों जानिब से, और मामला जो है वो रफा दफा। और अब तक फैसल शफ़क़त भट्टी जो है वो थाईलैंड में है, वो पाकिस्तान से बाहर है और बाहर बैठ के ये सारे मामलात को देख रहे हैं। सुलह के लिए ज़ोर डाला जा रहा है, पैसों की ऑफ़र की जा रही है और एक पार्टी से सुलह हो भी जाती है। जो दूसरी है बाबा नवाज़ की फैमिली है, उनकी तरफ से क्या रिएक्शन होता है? वो नहीं मानते सुलह के लिए? वो नहीं मानते। जो दूसरी फैमिली थी बाबा नवाज़ की भाभी, उन्होंने सुलह कर ली थी, लेकिन बाबा नवाज़ की फैमिली ने, जिनमें उनकी बेटी है, जिनमें उनका वो बेटा भी शामिल है जिसको एसएसपी साहब के साथ वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, मुबैना तौर पर इन्होंने सुलह नहीं मानी कि हमने सुलह नहीं करनी, हमने मामलात को अदालत में लेके चलना है, वहाँ से अदालतों से इंसाफ लेना है या पुलिस से इंसाफ लेना है। तो अब पुलिस का इंसाफ तो फिर सीसीडी कर रही है। उस टाइम पे फैसल शफ़क़त भट्टी के लिए रेड किए गए, उनके बच्चों को पकड़ा गया पुलिस की तरफ से, पुलिस की सपोर्ट वो साथ थे, बच्चे उनके साथ। 2024 से लेकर अब तक 2026 इस मुबैना पुलिस मुकाबले से पहले जो फैमिली को कुछ रेड वगैरह की जा रही थी, पकड़ा जा रहा था फैसल शफ़क़त भट्टी की, उनको उनकी रेड बिल्कुल किए गए थे। उनके जिस तरह इश्तियारियों के घर गिराए जाते हैं, पुलिस ने वो भी गिराए थे। पुलिस ने मुसलसल रेड की, लेकिन फैसल शफ़क़त भट्टी और उनके बच्चे चूँकि पाकिस्तान से बाहर थे, वो पाकिस्तान में थे ही नहीं, लेकिन पुलिस की जानिब से रेड जो है वो किए गए थे फैसल शफ़क़त भट्टी के घर पे, लेकिन चूँकि वो पाकिस्तान से बाहर थे तो वो फिर कानूनी मामला इस तरह ही चलते जिस तरह एसएसपी साहब बयान करते हैं कि हमने मामलात को आगे बढ़ाया, हमने मतलब जो इंटरपोल के ज़रिए उनको वापस मंगवाने की कोशिश, रेड वारंट जो है वो रेड वारंट जारी किया ताकि वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क, और फिर फैसल शफ़क़त भट्टी साहब पाकिस्तान वापस आते हैं। अच्छा, ये वीडियो में भी कहते हैं मैं अपनी मर्जी से वापस आ रहा हूँ, मेरे मामलात जो हैं वो तय हो गए हैं। क्या सुलह हो गई थी, कोई डील हो गई थी? एक फैमिली से सुलह हो गई थी, दूसरी फैमिली से सुलह रहती थी। वो कहते थे कि हम अदालतों में जाकर इसको देख लेंगे। ठीक, अदालतों में जाके देख रहे थे। दूसरी जानिब आप देखें कि रेड वारंट जारी हो चुका था,
उनके पास भी कहीं जाने की जगह ऑप्शन नहीं थी, पकड़े ऑप्शन जाना नहीं था। थी। और दूसरा ये है कि मुबैना तौर पे इलाके के कुछ सियासतदान भी इस मामले में शामिल हो गए थे कि वो आएँ, उनको आप पकड़ें और पकड़ के अदालत में पेश करें, अदालत उनको फैसला करे, कानून के मुताबिक उनको फैसला हो। अगर उन्होंने बंदे मारे, उन्हें मरवाए हैं, तो उनको उसी मुताबिक सज़ा मिले। अगर उन्होंने बंदे नहीं मरवाई, इस तमाम मामलात में वो शामिल नहीं है, तो उनको पुलिस जो है अपना अदालतें बरी कर देंगी। और ये लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान इंटर होते हैं, इंटर होने के बाद वो सारी कहानी फिर एसएसपी साहब ने बताई है किस तरह मुबैना तौर पे पुलिस मुकाबले में उनको हलाक। आपने जैसे कि बताया था कि फैसल शफकत भट्टी जब अपने बाप के कत्ल का बदला लेता है तो उसके बाद वो जेल चला जाता है और सुलह होती है तो जेल से रिहाई मिल जाती है। अब उस जेल से रिहाई के बाद क्या कभी दोबारा जेल गया? वो एक बार जेल गए हैं, उसके अलावा जो इस तरह के मामलात में वो जेल नहीं गए। काम क्या था उनका? पैसा वैसा कहाँ से आता? ज़मीनें थी सिर्फ? ज़मीनें थी, ज़मीन थी, को कारोबार होंगे, इस तरह के मामला थे, वहाँ से पैसा उनको आता था। अभी उनके भतीजे की वीडियोस भी चल रही हैं, वो भी अपना मौक़िफ़ जो है वो ऑन भट्टी वो भी दे रहे हैं। तो उनका मौक़िफ़ जो है वो भी लें, आप कोशिश करें कि उनका मौक़िफ़ भी चलाएँ, ताकि मामलात, मैं कहता हूँ कि मामला, मेरा जो यहाँ पे बात करने का बुनियादी मकसद था कि सोशल मीडिया पे दो तरफ़ा मौक़िफ़ नहीं चलाया जाता। अगर कोई गलत है उसको आप गलत बेशक कहें, लेकिन उसका मौक़िफ़ भी लेके चलाएं। इधर आपसे मेरा एक सीधा सवाल, क्या फैसल शफकत भट्टी डॉन था, कातिल था, क्रिमिनल था? पुलिस और सीसीडी के मुताबिक तो था। और जो इलाके के लोग हैं उनके लिए रॉबिन हुड था? रॉबिन हुड तो आप नहीं कह सकते, लेकिन ये मामलात हैं कि आप पुलिस कह रही है, सीसीडी कह रही है, इदारे कह रहे हैं, तो डेफिनेटली किसी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहे हैं, उनके पास हकाइक भी होंगे। लेकिन कुछ लोगों की राय में, जो इलाके के लोग हैं, वो उनके लिए मसीहा थे, वो सियासी आदमी थे, वो डेरादार आदमी थे। कुछ लोगों की राय में वो जो हैं वो एक डॉन थे। मतलब मिली जुली राय है, लेकिन अक्सर लोगों की राय उसमें, आप राय को मैं आप एक और बात शामिल करता हूँ कि भट्टी, तैमूर भट्टी जो है, जो इमरान खान के दौर में वज़ीर खेल भी रहे हैं, मतलब उन पे भी इल्ज़ामात लगे हैं। इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले उनके डेरे पे भी रेड हुई थी। वो कहा गया था कि मैं दनाई बज़म में स्टूडेंट, और मैं यूनिवर्सिटी की क्लास में बैठा था, मुझे याद पड़ता है हमारे प्रोफेसर थे उस्मान बरियार साहब, और रोज़नामा तिजारत के वो मतलब ब्यूरो चीफ थे सरगोदा से। उन्होंने इस पे बात की थी कि इतना उन पे रेड हुआ है, इतनी मुबैना तौर पे चोरी की गाड़ियाँ पकड़ी गई, ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, इस तरह जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस थे। लेकिन उसके कुछ अर्सा बाद इलेक्शन हुए और वो एमपी बने और वज़ीर खेल बन गए। ठीक है, अगर वो इलेक्शन भी उस वक्त आप देख लें कि 18 में पॉपुलैरिटी पीटीआई की किस तरह की थी। पीटीआई के अगेंस्ट लड़ा है इलेक्शन, क्योंकि उनको पीटीआई की टिकट नहीं मिली थी, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ा था और फिर वो जीत गए। अब अगर एक बंदा आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जीत रहा है, दैट मीन्स कि लोग उसे सपोर्ट करें। कुछ लोग अगर उसे 50 लोग बुरे करें तो 100 लोग अच्छा भी करें। फैसल शफकत भट्टी के मुबैना पुलिस मुकाबले पर आते हैं। कहा जाता है कि ये फरवरी के एंड में जो हैं वो आ जाते हैं। वीडियो इन्होंने पहले डाली, उसके बाद फिर ये एयरपोर्ट पर आते हैं इस्लामाबाद। ऑन कहते हैं कि हमने इदारों को बता दिया कि वो आएंगे पाकिस्तान, वो आकर अदालतों का सामना करेंगे, अपने केस जो हैं वो भुगताएंगे। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सीसीडी उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ़्तार करती है, रास्ते में लेकर जा रहे होते हैं। और ये बात भी एक क्लियर है कि लोग उनके इस्तकबाल के लिए थे, तो साथी आते हैं, वो छुड़वा कर ले जाते हैं और इसी कोशिश में क्रॉस फायरिंग होती है। अब ये है पुलिस का पुलिस वाले सीसीडी वाले जो हैं, एक अहलकार के हाथ में गोली लगती है, बाजू में लगती है और एक की टांग में लगती है। ये है मतलब अब सरकारी मौक़िफ़, हाँ, सरकारी मौक़िफ़ है और ये सरकार ही जानती है कि वाक़या क्या हुआ एग्जैक्ट, ना तीसरा बंदा कोई नहीं जानता। या वो मरने वाला बंदा जानता था, या अगर कोई छुड़ाने आया है तो वो लोग जानते हैं, या पुलिस जानती है कि उन्हें छुड़ाने कौन आया था, किस तरह के उनके मतलब कोई मुबैना साथी आए थे। ये अब वाक़या कि उसके बाद ये टोटल वही इन्फॉर्मेशन है जो पुलिस की जानिब से आपको भी मिली है, मुझे भी मिली और हर बंदे को मिली है। और जो सीसीडी की इन्फॉर्मेशन होती है कि साथी छुड़वाने आए और अपने ही साथियों की फायरिंग से बंदा मारा गया। देखिए, सीसीडी के मामलात जो हैं इस वक्त जो पंजाब में चल रहे हैं, एक बात की तो उनको आप दाद देंगे ना कि जो काम पंजाब में नहीं हो सका, बहुत अरसे से नहीं हुआ, वो सीसीडी ने किया। और सीसीडी के मुबैना पुलिस मुकाबलों में जितने लोग मारे गए हैं, इंक्लूडिंग तीफी भट्टो या ये फैसल शफकत भट्टी, सारे क्रिमिनल थे। देखिए, मेरे ज़िला सरगोदा में मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे लाहौर का तो आइडिया नहीं है। लाहौर में चूँकि अब मैंने कुछ अर्सा से जर्नलिज़म जो है वो स्टार्ट की है, लाहौर में मेरी शिफ्टिंग हुई है। मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक सरगोदा में जितने भी पुलिस मुकाबले हुए हैं फैसल शफकत भट्टी के, चूँकि जब ये पुलिस मुकाबला हुआ है तब मैं सरगोदा लाहौर शिफ्ट हो चुका था, उससे मैं पहले की बात कर रहा हूँ कि जितने भी पुलिस मुकाबले हुए हैं, जितने भी सीसीडी के मुकाबले हुए हैं, कोई एक बंदा भी
बतौर साफ़ी मुझे डर भी नहीं है। मैं पहले बात ये भी अपनी ऑडियंस को भी क्लियर कर दूँ तमाम, इक़्तिदार हो या आपके पास अफसरी हो, वो एक सर्टन टाइम के लिए है, जब तक अल्लाह चाहे। जब तक अल्लाह चाहे, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। मैं ये नहीं कि चीज़ों को बैलेंस कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ सच है उसे आप बयान करें, खुल के बयान करें, और आपका हक भी बनता है। बतौर साफ़ी आपको सिखाया भी ये गया है कि आप सच बोलें और सच का साथ दें, जो ठीक बात है करें। जितने भी मुबैना तौर पे CCD के पुलिस मुकाबले में कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं था जो क्रिमिनल ना हो, जिस पे डकैती, जिस पे राजनी, जिस पे कत्ल, जिस पे गुंडागर्दी के मुकदमे, जो शूटर्स थे, जितने भी, हाँ जितने भी जो शूटर्स थे, एक भी पुलिस मुकाबला। अब मैं आपको बताऊं कि कुछ अर्सा पहले वहाँ पे एक पुलिस मुकाबला हुआ है सरगोदा में, और एक डकैत मारा गया था। उस डकैत ने मतलब जब CCD बनी है तो उसने मस्जिद में जाके तौबा की है। तौबा करने के बाद उसने कुरान पाक पे हल्फ दिया। हल्फ देने के बाद उसने वीडियो पोस्ट कर दी। वीडियो पोस्ट करने के बाद कि मेरा इन मामला से कोई लिंक नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो तहसील शाहपुर में मेरे ख्याल में गांव पड़ता है यारे वाला, वहाँ का था, ज़ात का मेरे ख्याल में माछी था, इस तरह की कोई ज़ात थी उसकी। उसने ये किया कि मुस्लिम शेख था कि मतलब उसने ये वीडियो बयान दिया। वीडियो बयान देने के बाद कुछ अरसे बाद वो पुलिस मुकाबले में मारा गया। अब उस पर कत्ल पता है कौन सा बट सा इल्ज़ाम था? एक बहुत ही मस्कीन सा और गरीब सा दूध देने वाला बंदा था, सरगोदा के साथ ही 15-16 किलोमीटर के फासले पे गांव पड़ता है, उस गांव का था। वो 20-25 किलो दूध लेके जाता था एक टाइम पर मोटरसाइकिल पे। उससे वो 1000-1500 रुपया कमाता था, उसके बच्चों का वो रिस्क होता था। 84 चक सरगोदा से आप अगर तहसील साहिवाल की तरफ निकलें तो रास्ते में आता है, और बिल्कुल जो डिपो है कैंट एरिया है सरगोदा का, उसके साथ ही 84 चक अड्डा पड़ता है। उस अड्डे पे मुबैना तौर पे उसके साथ डकैती होती, उसके पास वही 1500 रुपये होता है। वो लूट लेता है, वो लूटता है और वो आगे से रेजिस्ट करता है कि मेरे बच्चों का खाना है, मैंने ये लेके जाना है, तो मेरे घर के मामला चल रहे हैं, मैंने पैसे नहीं देने, और उसे वहाँ गोली मार के मार दिया जाता है। और इस बंदे की जानिब से जिसने कुरान पे हल्फ दे के कहा था कि मैंने ये तमाम मामला छोड़ दिया, तो किसी दोस्त के थ्रू जब मैं मतलब मुझे बताया गया और मैंने पूछा कि ये तो उसने तो हल्फ दे दिया था, तो फिर क्यों मारा गया? तो उस दोस्त ने मुझे कहा था कि उस मजलूम का कत्ल किसके साथ जाना था। फिर जस्टिफाइड मुकाबला था, जस्टिफाइड जितने भी, ये आप नहीं कह सकते। अब ये तो इस पर तनकीद हो रही है इंसानी हकूक़ की तंजीमों की जानिब से भी, इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से भी। ये तो मामलात अब अदालतों ने देखने हैं, पुलिस डिपार्टमेंट ने देखने हैं कि सरगोदा की इस टाइम पे जो आवाम है फैसल शफकत भट्टी के इस मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद खुश है, सेटिस्फाइड है? 50-50 डर बैठ गया सरगोदा में कि अब कोई डर तो बदमाश जो है वो नहीं बच सकता। डर तो जब तीफी भट्ट मर गया तो सबका बैठ गया था कि अगर तीफी भट्ट मारा जा सकता है ना तो कुछ भी हो सकता है। और जब से CCD बनी थी, डर तो तब से लोगों का ख़त्म हो गया था। यानी मुझे याद पड़ता है कि हमारा बतौर क्राइम रिपोर्टर ये टारगेट होता था, ये CCD के बनने से पहले जब मैं था, कि हमने डेली की 1-2 न्यूज़ ऐसी निकालनी है कि फ़लाने इलाके में डकैती हो गई, फ़लाने इलाके में मर्डर हो गया, फ़लाने इलाके में फ़लाना रसा गिर है, ये वो, पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस साथ मिली हुई है, लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती हो रही हैं। लेकिन जब से CCD आई, ये मामला बहुत बेहतर हो, अब क्राइम रेट नीचे आ गया सरगोदा, बहुत ज़्यादा। मतलब आप कह सकते हैं कि वो रसागीर, वो डकैतियाँ, वो पनाह देने वाले, वो मंशियात फ़रोश के सरेआम मंशियात मिल रही है जी। आप जा रहे हैं और आपको पता है कि फ़लानी जगह से मुझे मंशियात मिल रही है। आप जा रहे हैं और आपको पता है कि फ़लानी जगह जो है वो कुत्ते लड़ाए जा रहे हैं। आपको कंफर्म है कि फ़लानी हवेली में, फ़लाने घर में, शहर के अंदर या शहर से बाहर मुर्गों की लड़ाई होनी है गैर कानूनी तौर पे, कुत्तों की लड़ाई होनी है, फ़लाना बंदा करवा रहा है और कोई कुछ नहीं कर रहा। अब ये मामलात नहीं है। अब अगर कुछ हो रहा है तो बिल्कुल छुप छुपा के, बिल्कुल जिस तरह, खैर क्राइम तो कहीं भी आप जो मर्जी कर लें ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन उसकी परसेंटेज आप कह सकें 80% डाउन हो गई। मतलब CCD के जो इकदाम हैं सारे वो ठीक हैं, वो ठीक हैं। और मैंने स्टार्ट में भी वो पुलिस की एग्जांपल वो शेख सफदर साहब वाली दी हैं। CCD में जितने भी बंदे इस वक्त सरगोदा पुलिस में हैं, वो चुन चुन के वो बंदे रखे गए हैं कि जो करैक्टर वाले, पुलिस वाले बाकिरदार लोग थे, जिनके बारे में ये कह नहीं सकते कि ये करप्ट है या ये करप्ट है या ये सियासी दबाव में आ जाएगा या ये मामला जो है वो इस तरफ लेके जाएगा। यानी पूरे पंजाब में रखे गए होंगे, लेकिन सरगोदा में भी इस तरह के CCD के चुन चुन के बंदे जो हैं बहादुर लोग रखे गए थे और मामला उन्होंने देखे ही हैं। अब फैमिली की बात करते हैं। फैसल शफकत भट्टी के भतीजे का हम इंटरव्यू देख रहे हैं, कई जगह उन्होंने बात की, कई जगह इंटरव्यू दिया। अब क्या है, केसेस को
इंक्वायरीज़ को आगे लेकर जाया जाएगा, अदालतों में जाएगा कि वीडियो बनाई थी कि मेरे साथ ज़्यादती ना की जाए और फिर भी मुबैना पुलिस मुकाबला हो गया। देखिए अभी के जो सीन है, जितने भी केसेस आप चाहे तीफी बट वाला कर लें, चाहे ये फैसल शफकत भट्टी वाला, चाहे कोई और मुबैना, जितने भी पुलिस मुकाबले हैं, इस हवाले से एक रिट भी दायर हो चुकी है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने जवाब भी मांगा है मुतल्लिका अथॉरिटी से। तो ये तो मामलात कानून के मुताबिक आगे प्रोसीड होंगे। देखा जाएगा कि कानून सीसीडी या पुलिस, पंजाब पुलिस किस तरह सेटिस्फाइड कर सकती है अदालत को। अगर वो कर देते हैं तो मामलात वहीं रफा दफा हो जाएंगे। ये तो अब लंबी कहानी है, अदालत का पता नहीं, लेकिन आवाम को सीसीडी ने सेटिस्फाइड कर दिया किया है। ये एक मानने वाली बात। जहाँ पुलिस पे तनकीद बनती है वहाँ तनकीद की जाती है, और करनी भी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हमारे मुहाफ़िज़ हैं तो हम में से ही हैं ना, ठीक है। हमारे ही टैक्स के पैसों से, उनके भी टैक्स के पैसे हमारे भी, और हम में से ही हैं, और हमारी हिफाजत के लिए बनाया गया। और जो कानून में उनको इख्तियारात दिए गए हैं कि आपने पाकिस्तान के या पंजाब के लोगों की हिफाजत करनी है। अगर वो नहीं कहीं कर पा रहे या कहीं पे चीज़ें मिस हैंडल हो रही हैं तो उस पर तनकीद भी करते हैं, और खुल के तनकीद करते हैं, किसी का डर नहीं रखते। लेकिन जहाँ अगर मामलात अच्छे हों, मैंने यही बताया ना कि पुलिस वाला, हमारे एक दोस्त थे बड़े सीनियर अफसर, वो कहते थे कि हम अगर 6 बंदे बचा के गोली खा के कहीं गिरे पड़े हो ना तो एक ताली बचती है, लेकिन अगर हम किसी को एक थप्पड़ मार दें तो 50 लोग हमें गालियाँ देते। ऐसे ही है कि पुलिस वाला अगर अच्छा कर रहा है तो ठीक है यार, इसका फ़र्ज़ बनता है, काम है, उसकी जॉब काम है जॉब। लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत कहीं, और हर जगह अब देख लें कि मेन मुद्दा भट्ट साहब ये है कि आपने आज तक कानून में तरमीम नहीं की। वो गोरों का कानून अब चल रहे हैं, लेकिन मुसलसल इंडिया में भी चल रहा है, पाकिस्तान में भी चल रहा है। पुलिसिंग को आप बेहतर करने की जाने जब गए नहीं, अब खैर इकदाम हो रहे हैं कि जिस तरह बॉडी कैम लग रहे हैं, इससे मामला और बेहतर होंगे मतलब। और दूसरा वही शेख सफदर साहब, जो मैं उनकी बात आपको बताता हूँ मज़े की। एक दफ़ा हम डीपी ऑफिस में बैठे थे, तो उस वक्त ये पीआरओ थे डीपी साहब के। तो उन्होंने मुझे कहा कि, मैंने कहा कि देखें जापान में तो इस तरह का पुलिसिंग का निज़ाम है कि वहाँ स्नूकर टेबल पड़े हैं, लोग जाते हैं, खेलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो पंजाब में या पाकिस्तान में इस तरह होना चाहिए। तो हंस पड़े। उन्होंने हंसते हुए कहा कि क्या है, आइडियलिज़म की बातें कर रहे हैं। जिस बंदे की 24 घंटे ड्यूटी है, और 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद वो आधे घंटे के लिए कर जाता है और पीछे से कोई मसला हो जाता है, उसे फ़ौरन आ जाना, फ़ौरन उसके पास ये टाइम है कि वो आवाम आए और गपशप करे, उसका फ़ोन सुने। और ये एक नेचुरल सी बात है कि आप अगर मुसलसल काम कर रहे हैं, आप 24 घंटे के मुलाजिम हैं, आपको 10 घंटे का रेस्ट दिया जाता है, 10 में से 2 घंटे आप जाते हैं, 8 घंटे फिर वापस बुला, तो आप चिड़चिड़ापन आप में आ जाएगा। आप मतलब बदतमीज़ी करने लगेंगे। क्यों करने लगेंगे? क्योंकि आप जब खुद को आराम नहीं दे पा रहे, खुद को सेटिस्फाइड नहीं, ना तनख्वाहें इतनी हैं ना। ये तो डेफिनेटली, ये तो पंजाब हुकूमत अगर इतना काम कर रही है तो पुलिस वालों का अगर सबसे कोई चीज़ जिस पे फोकस करना चाहिए। आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि आप अक्सर रोड पे गुजरते हुए देखते होंगे, कभी कभार शाम को वापस आते हुए, कि पुलिस वाले खड़े होते हैं, लिफ्ट मांगते हैं। कई पुलिस वाले मेरे से ली हुई है लिफ्ट, आपसे लिफ्ट ली हुई है। अब अगर वो नाका लगा के 500-700 जेब में डालेंगे तो ठीक है, सुकून से ऊपर क्रीम करवाएंगे और घर जाएंगे। लेकिन अगर वो तनख्वाह पे गुजारा करने वाला बंदा है ना, तो वो लिफ्ट ही मांगे ना। अब 50,000 60,000 रुपये, आप मुझे ये बता दें कि लाहौर में अगर कोई पुलिस वाला है जिसकी 70,000 भी तनख्वाह कर लें, 70,000 रुपये उसकी तनख्वाह है, 70,000 से घर चल जाता है, बिल्कुल नहीं, बच्चे स्कूल जा सकते हैं, बिल ही नहीं मकान पे किराए बिल ही नहीं पूरे होते। हम अक्सर जो देखते हैं, ये लिफ्ट वाली बात है, लोगों का माइंडसेट ऐसा है, लोग लिफ्ट नहीं देते कि ये पुलिस वाला है, ये हम पे कोई पर्चा ना डाल दे। और इंतहाई घटिया हरकत है मेरे ख्याल में ये, कि आपको चाहिए, देखिए अगर पुलिस आपके साथ चाहते हैं ना कि पुलिस का आपके साथ अच्छा रवैया हो, तो आप कोशिश करेंगे पहले आपका भी पुलिस के साथ। अगर कोई गर्मी में नाके पे खड़ा है और आप साहिब इस्तात हैं, आप एसी वाली गाड़ी में आ रहे हैं और वो गर्मी में खड़ा है, तो आप कोशिश करें ना कि रास्ते में आते हुए ठंडी पानी की बोतल पकड़ के उनको दें। बिल्कुल ऐसे ही सारी ये बोतल लेने आप हमारे अंदर, आपने ये जहाँ पुलिस की बुरी बातें हैं उन पर खुल के तनकीद करें, लेकिन आप ही तो एक कदम फॉरवर्ड करें ना पुलिस की जानिब। आप भी तो उनको गले लगाएं ना, आप लगाएंगे तो वो 2 कदम बढ़ के आपको गले लगाएंगे। इम्तियाज़ भी, आज के पॉडकास्ट में तो आपने दोनों साइड हमारी ऑडियंस के सामने रखी, एक तरफ सीसीडी जो बयान करती है और दूसरी तरफ वहाँ की जो फैमिली है फैसल शफकत भट्टी की और मुकामी लोग जो कहते हैं, वो दोनों साइड्स हमने अपनी ऑडियंस के सामने रख दी। पोर्ट्रे किया गया कातिल, डॉन, ये वो डेफिनेटली जो भी होंगे, लेकिन दूसरे एंगल की स्टोरी तो नहीं बताएगी। चलें, हमने बता दी। अगले पॉडकास्ट में मैं चाहता हूँ कि जो सरगोदा के दूसरे डॉन हैं, जो गैंगस्टर्स हैं, जो दुश्मनदारी की कहानियाँ हैं, उस पर भी हम बात करें। डेफिनेटली इंशाल्लाह।
दोस्तों आज के पॉडकास्ट में तो मोहम्मद इम्तियाज़ भाई से हमने जाना कि फैसल शफ़क़त भट्टी कौन था, फैसल शफ़क़त भट्टी पे कौन कौन से इल्ज़ामात थे और तस्वीर के दोनों रुख जो हैं वो हमने आपके सामने रखे। लेकिन अगले पॉडकास्ट में हम जानेंगे इम्तियाज़ भाई से कि सरगोदा शहर के अंदर कैसे कैसे क्राइम होते हैं, सरगोदा शहर में बैठ के किस किस तरह से स्कैम किया जाता है, और ये भी जानेंगे कि सरगोदा में कौन कौन से गैंगस्टर्स हैं और किसकी किससे दुश्मनी है और इस दुश्मनी में कौन कौन से लोग कत्ल हुए। ये तमाम हक़ाइक़ जानने के लिए सोच डिजिटल से जुड़े रहिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।